स्वामी एक बार फिर हाजिर हूँ। आज अपन भारत के भौतिक विभाग में जो है तीसरे जो विभाग के बारे में पढ़ेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा है। ठीक है, अगर भारत की अगर अपन फिजिकल जो डिवाइडेशन है उसके हिसाब से देखें तो ये भारत का सबसे बड़ा जो है भौतिक विभाग है। इससे पहले अपन ने पढ़ा था हिमालय पर्वतीय प्रदेश। तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश कितना था? 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। फिर अपन ने दूसरे जो के बारे में पढ़ा वो था उत्तर का विशाल मैदान, जो 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। आज अपन नंबर 3 का पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार जो है वो सबसे बड़ा भौगोलिक पार्ट है भारत का। ठीक है, जो इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें तो ये लगभग जो आपका है 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, और इसकी जो आकृति है वो त्रिभुज के समान है। ठीक है, आपने देखा होगा भारत का दक्षिणी पार्ट, तो उसमें वो भी त्रिभुज के समान है। तो उसी आधार पर या उसी क्रम पर जो है आपका प्रायद्वीपीय पठार भी त्रिभुजाकार का ही है। इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण जो है वो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निकला हुआ जो लावा है उस लावे के जमने से इसका निर्माण हुआ है। यानी भूगर्भीय काल के अंदर यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी थे, और उन्हीं दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी से जो लावा निकला और लावा ठंडा होकर जम गया, और उसी से इस पठार की जो है वो रचना हुई है। ये प्राचीन गोंडवाना लैंड का अवशेष है। तो ये जो भाग है वो गोंडवाना लैंड का ही जो है पार्ट है। इसके बाद में अगर अपन बात करें इस पठार का जो ढाल है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। तो इसके ढाल की बात करें तो यह जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस पठार की लंबाई की बात करें तो 1700 किलोमीटर है। वहीं इसकी जो चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम वो आपकी 1400 किलोमीटर है। इस पठार का जो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाने पर जो है विभिन्न भाग जो हैं वो हैं, या जो क्रम है वो पाए जाते हैं। पहला आपका है बुंदेलखंड का पठार, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में आता है। उसके बाद में मालवा का पठार आता है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आता है। उसके बाद में महाराष्ट्र का पठार आता है जो महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके बाद में कर्नाटका का पठार है, तो यहाँ पर ये आपका कर्नाटक और तमिलनाडु में। उसके बाद में मैसूर का पठार आता है, तो ये भी आपका कर्नाटक और तमिलनाडु में। भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर, ठीक है, ये तो आपका था उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर, ये जो भाग हैं वो बीच में आते हैं। अब अपन देखते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो सबसे पहले सौराष्ट्र या काठियावाड़ का पठार आता है जो गुजरात में है। उसके बाद में हाड़ौती का पठार आता है जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। उसके बाद में मालवा का पठार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। छोटा नागपुर का पठार बिहार व झारखंड है। उसके बाद में मेघालय का पठार। ठीक है, तो ये आपका जो इस पठार है, इस पठार के उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूरब फिर जाने पर जो है अलग अलग इसके भाग आते हैं। ठीक है, या इसके उप विभाग आते हैं किसके? प्रायद्वीपीय पठार के। आगे अपन बात करें तो सबसे पहले अपन देखते हैं छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार है वो बिहार और झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, इसका ज़्यादा भाग जो है वो झारखंड में आता है। ठीक है, इस पठार पर अगर बहने वाली नदियों की बात करें तो दामोदर यहाँ की प्रमुख नदी है। उसके बाद में सोन नदी है, महानदी है, और स्वर्णरेखा नदी भी यहाँ पर बहती हैं। इसके बाद दामोदर की अगर अपन बात करें तो दामोदर नदी जो है वो छोटे नागपुर के पठार को लगभग जो है 2 भागों में बांटती है, यानी लगभग मध्य से होकर गुजरती है और 2 समान भागों में इसको बांटती है। दामोदर नदी जो है उसके उत्तर में स्थित पठार जो है वो 2 नामों से जाने जाते हैं। तो इस नदी के उत्तर में स्थित जो पठार है वो 2 नामों से जाने जाते हैं। पहला है हजारीबाग का पठार, और यहाँ पर जो है लोहा अयस्क उत्पादन है वो होता है। दूसरा आपका है कोडरमा का पठार, यहाँ पर अभ्रक का उत्पादन है वो होता है। और इस नदी के दामोदर नदी के दक्षिण में जो पठार है उसको रांची के पठार के नाम से जाना जाता है। जिस पर बहने वाली प्रमुख नदी है वो स्वर्णरेखा नदी है। इसके बाद में अगर अपन और इसमें आगे देखते हैं तो सोन नदी जो है इस पठार के उत्तर पश्चिम सीमा तथा महानदी दक्षिण पश्चिमी सीमा बनाती है। तो ये जो पठार है इसकी जो उत्तर पश्चिमी सीमा है वो सोन नदी बनाती है, और दक्षिण पश्चिमी जो सीमा है वो महानदी बनाती है। छोटा नागपुर के पठार
की अगर अपन बात करें तो ये भारत में सबसे ज़्यादा खनिज उत्पादन होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा खनिज भारत में छोटे नागपुर के पठार में ही जो है होता है। विभिन्न प्रकार के खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। मध्य भारत में स्थित 2 पर्वत और 2 नदियाँ जो है उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में विंध्याचल पर्वत, नर्मदा, सतपुड़ा पर्वत और ताप्ती। विंध्याचल पर्वत जो है वो उत्तर भारत की नदियों को दक्षिण भारत की नदियों से अलग करता है। ताप्ती नदी के दक्षिण में महाराष्ट्र का पठार है, जिस पर बहने वाली प्रमुख नदी गोदावरी है। तो ताप्ती नदी के दक्षिण में महाराष्ट्र का पठार आता है। महाराष्ट्र के पठार के दक्षिण में आपका कर्नाटक का पठार है, जिस पर बहने वाली प्रमुख नदी है वो कृष्णा नदी है। कर्नाटक के पठार के दक्षिण में आपका मैसूर का पठार स्थित है और यहाँ पर बहने वाली प्रमुख नदी कावेरी है। दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिमी सीमा का निर्धारण पश्चिमी घाट, जिसको सह्याद्री पर्वत के द्वारा, एवं पूर्वी सीमा का निर्धारण है वो पूर्वी घाट पर्वत द्वारा किया जाता है। तो इसके पश्चिम में जो है पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी घाट के पर्वत जो हैं वो उड़ीसा में महानदी के दक्षिण से लेकर तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत तक लगभग 1300 किलोमीटर की लंबाई में फैले हुए हैं, ठीक है। तो पूर्वी घाट जो है उड़ीसा में महानदी है, वहाँ से लेकर जो तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है वहाँ तक ये फैला हुआ है और इसकी लंबाई जो है वो 1300 किलोमीटर है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है वो महेंद्रगिरी है, जो 1501 मीटर ऊंची है और ये आपकी उड़ीसा राज्य में है। पूर्वी घाट की अगर अपन पर्वत की बात करें तो 4 महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ उत्तर में दक्षिण की ओर सही क्रम में है। पहली है अन्नामलाई, जो आपकी तेलंगाना और सीमांध्रा में है। उसके बाद में पोलकोड़ा, जो सीमांध्रा में है। जावती तमिलनाडु में है। शिवराय, ये भी तमिलनाडु में। पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट पर्वत जो है वो गुजरात में ताप्ती नदी से लेकर तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक जो है 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनामुडी, जो 2695 मीटर है और ये केरल राज्य में स्थित है। पश्चिमी घाट अगर पर्वत की बात करें तो इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है दोदा बेटा है, जो 2635 मीटर है, जो तमिलनाडु राज्य में है। और अनामलाई मुडी जो है ये हिमालय की अगर अपन बात करें तो हिमालय की चोटियों के बाद में ये जो है भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की चोटियों के बाद में हिमालय की इसमें सारी चोटियां आ जाएंगी, ठीक है। तो आपको समझना है हिमालय पर्वत की जितनी भी चोटियां हैं भारत में, उनके बाद अगर कोई सबसे ऊंची चोटी है तो वो कौन सी है? अन्नामलाई मुडी जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। उड़ी दादो बेटा पर्वत पर स्थित है। इसके बाद में अगर अपन बात करें पश्चिमी घाट जो पर्वत है उसके दक्षिण में स्थित 4 महत्वपूर्ण जो पहाड़ियाँ हैं उत्तर से दक्षिण में, उनका सही क्रम है नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु, अन्नामलाई केरल, पालनी केरल, इलायची की पहाड़ियाँ कोडिमम हिल्स ये केरल में है आपकी। 3 इसमें जो है पर्वत श्रृंखलाएँ वो केरल में, एक तमिलनाडु में। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो पर्वत हैं दोनों जो है पश्चिमी नीलगिरी पर्वत पर मिलते हैं। तो यहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के जो पर्वत हैं वो कहाँ जाकर मिलेंगे? पश्चिमी जो नीलगिरी पर्वत है वहाँ जाकर मिलते हैं। भारत की दक्षिणतम पहाड़ियाँ जो इलायची की पहाड़ियाँ हैं तो ये भारत के सबसे दक्षिणी भाग में है, यानी सबसे अंत में जो बात करें तो सबसे अंत में आपकी कौन सी पहाड़ी रहेगी? इलायची की पहाड़ियाँ रहेंगी। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो पश्चिमी घाट पर्वत जो है उसमें कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं। ये दर्रे जो हैं दक्षिण की ओर, इनका सही क्रम है। सबसे पहले आपका आएगा बाल घाट, तो बाल घाट दर्रा है वो आपका महाराष्ट्र में। उसके बाद में भाल घाट है, ये भी महाराष्ट्र में। चोरधार दर्रा जो है ये भी महाराष्ट्र में है। उसके बाद में पाल घाट ये आपका केरल में है। पूर्वी घाट की अगर अपन बात करें तो इस एवं पश्चिमी घाट जो है दोनों को पश्चिम में नीलगिरी पर्वत पर मिलते हैं और ये आपके जो हैं दर्रे हो गए। दक्षिण भारत का मेन चेरेस्ट है वो कोयम्बटूर को कहते हैं। सिमिकोट दर्रा है वो आपका केरल में। तो इस प्रकार से आपके जो ये भाग हैं वो। अब यहाँ अपन बात करते हैं दक्षिण के पठार की जो विशेषता है उन विशेषताओं के बारे में, ठीक है। तो विशेषताएं जो हैं वो आप
जो है नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो विशेषताओं की अगर अपन बात करें तो दक्षिण का पठार जो है उसकी पहली विशेषता है कि ये भाग जो है वो गोंडवाना लैंड से संबंधित है और प्राचीन कठोर पिंड है, जिसके कारण ये जो भाग है वो स्थिर भूखंड है। ठीक है, या स्थिर भूभाग आप इसको कह सकते हो। और जो आकस्मिक जो भूगर्भिक जो हलचलें हैं उनसे क्या है, सुरक्षित है। जैसे भूकंप, ज्वालामुखी जो है, इनसे ये लगभग सुरक्षित है। ठीक है, और दूसरी बात अगर अपन करें तो ये जो भाग है, ठीक है, यानी प्रायद्वीपीय पठार है, वो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो जलवायु है वो सम जलवायु पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ का जो मौसम है वो लगभग समान रहता है। समुद्री जलवायु का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। नंबर 3 की बात करें तो ये जो क्षेत्र है वो प्राचीन चट्टानों से बना है, जिसके कारण यहाँ जो है खनिज पदार्थ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, दक्षिण का पठार है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ हैं वो पाए जाते हैं। नंबर 4 की बात करें तो इसके उत्तर पश्चिमी भाग की बात करें, ठीक है, तो ये इसका उत्तर पश्चिमी भाग है वो काली मिट्टी से निर्मित है, और काली मिट्टी है वो एक उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ के बाद दूसरी सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण मृदा है काली मृदा, और यहाँ पर ये जो है कपास की कृषि के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसी कारण इस मिट्टी को कपासीय मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, तो और इसके अलावा कपास के अलावा मूंगफली के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो है लेटेराइट मृदा जो है वो भी पाई जाती है, और लेटेराइट मृदा जो है वो चाय, कव्वा एवं रबड़ जो है उसके उत्पादन में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वन पाए जाते हैं, सघन वन पाए जाते हैं, और इन सघन वनों में पाए जाने वाले जो प्रमुख वृक्ष हैं वो आपके हैं साल, सागवान, शीशम तथा चंदन जैसे बहुमूल्य जो है वन यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, नंबर 7 की बात करें तो यहाँ की नदियों का जो मार्ग है और जलप्रपात होने के कारण सस्ती जल विद्युत उत्पादन करने के लिए प्राकृतिक परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी नदियाँ हैं, ठीक है, वो लगभग जलप्रपात बनाती हैं, और इन जलप्रपात बनाने के कारण जो है प्राकृतिक तौर से विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है, और ये जो विद्युत है वो बहुत ही कम खर्चीली रहती है। नेक्स्ट अपन बात करें नंबर 8, तो नंबर 8 की बात करें तो कठोर धरातल व पत्थर की जो है आसान उपलब्धता के कारण यहाँ पर सड़क मार्ग जो है बहुत अधिक विकसित हुआ है। ठीक है, तो यह भाग जो है समतल है और साथ ही साथ कठोर है, यहाँ पत्थर की उपलब्धता है। ठीक है, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में सड़क परिवहन का जो विकास है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। उसके बाद में नंबर 9 की विशेषताओं की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जो है कच्चा माल, शक्ति के संसाधन, श्रम और बाज़ार आदि की जो है सुलभता जो है वो उपलब्ध होने के कारण ये जो आधारभूत उद्योग हैं, यहाँ पर पाए जाने वाले जो आधारभूत उद्योग हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा विकसित अवस्था में है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, जलयान उद्योग और शस्त्र उद्योग आदि जो है काफ़ी ज़्यादा विकसित हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है कच्चा माल है, शक्ति के साधन है, ठीक है, श्रमिकों की उपलब्धता, बाज़ार की निकटता, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, जिसकी वजह से इन उद्योगों में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी जो है आपका दक्षिण का जो पठारी प्रदेश है या प्रायद्वीपीय पठार है उसका वर्णन हुआ। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो है 2 भाग इसके रह गए हैं अभी, जो है तटीय मैदान, थार का मरुस्थल और जो है आपके द्वीप समूह, तो ये 3 टॉपिक जो हैं वो आपके रह गए हैं। अगले वीडियो में एक साथ इन तीनों को पूरा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।